हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.6 की शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.6। जितनी भी शब्द समस्याएं हमारी प्रश्नावली 3.6 में आ रही हैं, हम आज इस वीडियो में उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ यह दो शब्द आए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। धारा के अनुकूल का मतलब होता है जब भी हम जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में नदी बह रही है, उस दिशा में ही तैर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है धारा के अनुकूल किसी भी दूरी को तय करना। और धारा के प्रतिकूल तैरने का मतलब होता है धारा के बहने की उल्टी दिशा में हम तैराकी कर रहे हैं, तो वह कहलाती है प्रतिकूल दिशा। और आप जानते हैं जब भी हम धारा के अनुकूल चलेंगे तो हमें बल वहाँ कम लगाना पड़ेगा, और जब हमें वहाँ बल कम लगाना पड़ेगा तो हम कम समय में ज़्यादा दूरी वहाँ तय कर सकते हैं। जबकि प्रतिकूल चलते समय हमें धारा का अपोजिशन करना पड़ता है, उसका विरोध हमें करना पड़ता है, इसीलिए हमें वहाँ तैरने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और इसीलिए ही वहाँ ज़्यादा समय में भी हम ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे दोनों जगह समय एक जैसा ही दिया है, 2 घंटे और 2 घंटे, लेकिन दूरियों में फ़र्क दिया है। एक जगह 20 किलोमीटर और एक जगह है 4 किलोमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि यदि जल स्थिर है, कोई भी धारा की चाल वहाँ नहीं है, वहाँ जल में कोई भी आपको मोशन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गति नहीं है जल में, तो उस समय तैरने की चाल क्या होनी चाहिए और धारा की चाल क्या होनी चाहिए, जिससे कि यह दोनों स्थितियाँ पूरी हो जाएं। तो हम यही मान करके चलेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सॉल्यूशन में माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भी हम धारा के अनुकूल कोई भी दूरी तय करते हैं तो धारा हमें मदद करेगी वहाँ तैरने में। जैसे कि आपने देखा है कि यदि किसी भी बहती हुई नदी में एक नाव को छोड़ दिया जाए, वहाँ कोई भी चलाने वाला ना हो, केवल नाव को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वह जो नाव है वह बहते बहते एक किनारे से दूसरे किनारे या फिर वहाँ एक किनारे से अलग हट करके पहुँच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धारा में एक अपनी चाल होती है, करंट अपना एक वेग रखता है, जिसकी वजह से वह वस्तुओं को बहाने का गुण रखता है। इसीलिए जब भी हम धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो हम धारा की मदद से भी कुछ दूरी बिना अपना बल लगाए तय कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम स्थिति 1 पढ़ रहे हैं, जबकि ऋतु धारा के अनुकूल दूरी तय कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी। तो धारा के अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, अब हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं और धारा भी हमें उसी दिशा में ही लेकर के जा रही है, इसीलिए कुल मिलाकर के चाल हो जाती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और पहली स्थिति में हमें जो समय दिया गया है वह दिया गया है 2 घंटे, तो समय बराबर 2 घंटे, साथ ही दूरी का मान 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो दूरी हो जाती है 20 किलोमीटर। हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, हम उसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे क्योंकि तीनों मान अब हमारे पास यहाँ हैं। तो चाल का मान हमारे पास है x + y, दूरी का मान 20 किलोमीटर, समय का मान 2 घंटे, 2 से भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x + y बराबर 10। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए स्थिति 2 की बात कर लेते हैं। स्थिति 2 में हम चल रहे हैं धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल फिर से हम चाल की गणना कर लें। तो धारा के प्रतिकूल चाल बराबर
जब भी हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो हम तो जा रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, और जो धारा है वह हमारा विरोध कर रही है। तो इसीलिए यहाँ जो हम कुल चाल निकालेंगे वह निकालेंगे हमारी तैरने की चाल माइनस धारा की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। समय का मान फिर से हमें इस स्थिति में भी दिया गया है 2 घंटे और दूरी का मान दिया गया है 4 किलोमीटर। तो समय बराबर 2 घंटे और दूरी बराबर 4 किलोमीटर। फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय से चाल का मान हमारे पास है दूसरी स्थिति में x माइनस वाई, दूरी का मान 4 और समय का मान 2। इन तीनों मानों को यदि हम यहाँ फॉर्मूले में लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 का भाग कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। यह हो जाती है समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दोनों ही समीकरणें आ गई हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और x वाई के मान ज्ञात करने हैं। अब यहाँ x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, तो इन समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि सबसे बेस्ट मेथड होने वाली है। तो इसीलिए विलोपन विधि से हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ भी लेते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। x और x को जोड़ लेने पर 2x और 10 में 2 जोड़ लेने पर 12। x बराबर 2 से भाग करेंगे तो x बराबर 6। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगाएं चाहे 2 में लगाएं, हम यहाँ लगा रहे हैं x का मान समीकरण 1 में। तो यदि हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें मिलेगा x के स्थान पर 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, तो y हमें मिल जाता है 4। अब ये जो हमने एक्स वाई माने थे वह माने थे स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हमारे पास हमारे आंसर आ जाते हैं। अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान हमारे पास आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही धारा की चाल बराबर हमने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा और y का आंसर हमें मिला है 4। तो यहाँ हो जाता है यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदे का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी वर्क से, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वर्क फैक्ट्री है उसमें महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं। तो यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम को करेंगे तो वह 4 दिन में उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन यदि हम 3 महिलाओं और 6 पुरुष को इस काम पर लगा देते हैं तो वह इसको 3 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि यदि इस काम को एक अकेली महिला को दे दिया जाए तो वह कितना समय लेगी। इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और यदि इसी कार्य को हम करने के लिए एक पुरुष को दे देते हैं तो वह एक अकेला पुरुष उस काम को कितने समय में पूरा करके बताएगा। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इन्हीं को ही मान लेंगे कि माना एक अकेली महिला द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय x दिन लग जाते हैं और पुरुष को करने में y दिन लग जाते हैं। तो इसके हल में हम यही लिखेंगे, माना एक अकेली महिला द्वारा कार्य को करने में लिया समय बराबर x दिन, साथ ही एक अकेले पुरुष को इस काम को करने में लग जाते हैं y दिन। एक अकेले पुरुष द्वारा कार्य को करने में लिया समय बराबर y दिन। तो ये हो जाता है हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन का हमें क्या मान लेना था। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमें दिया गया है 2 महिलाएं काम कर रही हैं, 5 पुरुष काम कर रहे हैं। तो यदि हम निकाल पाएँ कि एक महिला कितना काम कर लेती है, एक पुरुष कितना काम कर लेता है एक दिन में, तो हम इस क्वेश्चन को भी लैंग्वेज की फॉर्म में लिख पाएंगे। हमने यहाँ लिखा है कि एक महिला
काम को पूरा करके देती है x दिन में। तो यदि हम इसे दूसरी तरीके से पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं कि एक महिला द्वारा x दिन में किया गया काम बराबर है 1 के बराबर। x दिन में काम बराबर कितना हो जाएगा 1 के। x दिन में काम करके देती हैं 1, तो यदि हम 1 दिन का काम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/x। इसी तरीके से पुरुष का देखें तो y दिन में वह काम पूरा कर लेते हैं, एक काम पूरा करके देते हैं। तो 1 दिन में एक पुरुष कितना काम करके देगा 1/y कार्य करके देगा। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा एक महिला 1 दिन में इतना काम कर रही है तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2/x। जब एक पुरुष 1 दिन में 1/y कार्य कर रहा है तो 5 पुरुष कितना कर पाएंगे, इसका 5 गुना कर पाएंगे तो 5/y। तो पहले हम इन दोनों लाइनों से यहाँ एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि 1 दिन में एक महिला कितना कार्य करके दे रही है। तो एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा 1/x दिन के, क्योंकि हमने माना है कि x दिन में वह एक काम को पूरा करते हैं। x दिन में एक काम पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना काम होगा 1/x काम। इसी तरीके से 1 दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य हम मान लेंगे 1/y। अब यदि हम स्थिति नंबर 1 को देख लें तो स्थिति 1 के अनुसार 2 महिलाएं काम पे लगी हैं और 5 पुरुष काम पे लगे हैं। तो हम निकाल लें कि 1 दिन में 2 महिलाएं कितना काम कर लेती हैं। तो 1 दिन में 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य जब वह एक महिला 1/x कार्य करके दे रही है तो 2 महिलाएं इसका 2 गुना कार्य करके देंगी तो हमें मिलेगा 2/x कार्य। इसी तरीके से 1 दिन में हमें चाहिए 5 पुरुषों से कितना काम मिला है। तो 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, एक पुरुष कर लेता है 1/y कार्य, तो 5 पुरुष करेंगे 5 गुना अर्थात 5/y कार्य। अब यदि हमने 2 पुरुष और 2 महिलाओं और 5 पुरुषों को 1 दिन के काम पे लगाया है तो वह कितना काम हमें पूरा करके देंगे। कुल मिलाकर के उन्हें लग जाते हैं 4 दिन। तो यदि हम 1 दिन का काम देखेंगे तो वह केवल 1/4 काम कर पाएंगे। जैसे मान करके चलो उन्हें काम करने में 2 दिन लग रहे हैं तो 1 दिन में वह कितना काम कर पाएंगे, आधा काम कर पाएंगे। इसी तरीके से जब उन्हें 4 दिन लग रहे हैं पूरा काम करने में तो 1 दिन में वह 1/4 काम कर पाएंगे। तो इसी स्थिति को हम इस्तेमाल कर लें कि 2 महिलाओं और 5 पुरुष ने कुल मिलाकर के जो कार्य किया है 1 दिन में वह बराबर होगा 1/4 भाग के, क्योंकि वह 4 दिन का काम था, हम निकाल रहे हैं 1 दिन का काम। तो यह हो जाती है हमारे पास समीकरण नंबर 1। उसके बाद स्थिति 2 के अनुसार स्थिति 2 में हमें दिया गया है 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर से हम निकाल लें कि 1 दिन में 3 महिलाएं कितना काम पूरा कर लेंगी और 1 दिन में 6 पुरुष कितना काम कर लेंगे। तो 1 दिन में 3 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य जब वह 1 दिन में कार्य करते थे 1/x एक महिला तो 3 महिलाएं करेंगी 3/x कार्य। इसी तरीके से 1 दिन में पुरुष दिए गए हैं अगली बार में 6, तो 6 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य जब एक पुरुष कर लेता है 1/y तो 6 पुरुष कर पाएंगे 6/y कार्य को। फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने 3 महिलाएं और 6 पुरुषों को एक साथ लगा दिया तो उन्होंने काम किया 3/x प्लस 6/y। ये 1 दिन का काम है, जबकि वह पूरे काम को कर रहे थे 3 दिन में। पूरे काम को यदि हम देखें तो वह कर रहे हैं 3 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेंगे 1/3। फिर से हम इस भाग को, इस फ्रैक्शन को नीचे ले आएंगे 1 के नीचे। जैसे 4 दिन कर रहे थे तो 1/4 करेंगे 1 दिन का। 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 1 दिन का कार्य 1/3 हमें मिल जाएगा। तो 6/y बराबर 1/3 यह हो जाती है समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दोनों समीकरण हैं, अब इन्हें हल और करके बताना है। तो इन्हें हल करने के लिए हमें लगा लेना है डिड्यूसिबल मेथड। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल करके इन्हें जो हल करने की विधि हमने से पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है उसको हमें यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। आप देख रहे हैं 1/x
1/x, यहाँ एक जैसे मान मिल रहे हैं। इसी तरीके से 1/y और 1/y हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम मान लेंगे 1/x बराबर u है और साथ ही 1/y बराबर v है। यदि हम इन दोनों समीकरणों में इसे रख लेते हैं तो हमें मिलेगा समीकरण 1 से बदल करके। समीकरण 1 से यदि हम बदल करके इसे देखें तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है 2/x, तो 2 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हमने 1/x को बदल करके लिख लिया है u प्लस फिर से 5 ऐसे का ऐसा ही रखें। 1/y को बदल करके हमने लिख लिया है v और बराबर में 1/4। यदि हम 4 की तिरछी गुणा और कर लेते हैं तो हमें समीकरण बदल करके मिल जाएगी 8u + 5 × 20v बराबर में 1। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 को भी बदल लेते हैं। समीकरण 2 को बदल लेने पर हमें मिलेगा समीकरण 2 से यहाँ लिखा है 3 और 1/x को हमने बदल करके लिख लिया है u, तो 3u प्लस 6 × 1/y, जहाँ 1/y को हमने लिखा है v बराबर में 1/3। फिर से 3 की तिरछी गुणा कर लेते हैं तो 3 × 9u 6 × 18v बराबर में 1। यह हो जाती है हमारे पास समीकरण नंबर 4। अब हमें यहाँ समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करके u और v के मान याद करने हैं। तो 3 और 4 को हल करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ u का गुणांक 8 है और यहाँ u का गुणांक 9 है। यदि हम इन दोनों का लैसे ले लेते हैं तो हमें इनका लैसे मिलेगा 72। अब 8 और 9 को 72 में बदलने के लिए 9 की गुणा तो हम 8 वाली समीकरण में कर दें और 8 की गुणा 9 वाली समीकरण में कर दें, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 8 नाम 72 और यहाँ 9 अट्ठे 72। तो विलोपन विधि से समीकरण 3 व 4 को हल करने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं समीकरण 3 में 9 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर। तो यदि आप समीकरण 3 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ समीकरण बदल करके हमें मिलेगी 9 अट्ठे 72u प्लस 9 दूनी 18 180v बराबर में 9 एकम 9। इसी तरीके से समीकरण 4 में हमें 8 से गुणा करनी है, तो 8 नाम 72u, 8 की गुणा फिर से करेंगे 18 अट्ठे 144v बराबर में 8। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम यहाँ पहली समीकरण से जो ऊपर लिखी हुई है उससे नीचे वाली समीकरण को घटा दें, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि पहले तीनों प्लस में दिए गए थे, तो चिन्ह बदलने पर तीनों हमें माइनस में मिल जाएंगे। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ इन्हें घटा लें, 10 से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 से 4 घटा लेने पर 3 बराबर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, तो v का मान हमें मिल जाता है 1/36। इस v के मान को चाहे आप समीकरण नंबर 3 में लगा लें चाहे समीकरण 4 में लगा लें, तो हम यहाँ रख रहे हैं इसे समीकरण 3 में। v का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम रख लें इसे 8u प्लस 20 गुणा v का मान बराबर में 1। आप देखें यहाँ इसे हम काट सकते हैं 4 से, 4 पंजे 20, 4 9 36, तो यहाँ हमें मिलेगा 8u प्लस 5/9 बराबर में 1। तो 8u बराबर में 5/9 का पक्षांतर हम कर दें तो 1 माइनस 5/9 बराबर आएगा 9 एकम 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/9। u बराबर 4/9 तो यहाँ लिखे हुए हैं और 8 यह जो गुणा में लिखे हैं इन्हें हम पहुँचा देंगे भाग में, 4 दूनी 8, तो हल करने पर हमें यहाँ मिलेगा u बराबर 1/9 दूनी 18। u और v दोनों के मान हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जो हमने समीकरणें प्रारंभ में बनाई हैं वह हमने x और y के पदों में बनाई हैं, तो हमें आंसर भी x और y में ही देना होगा। तो इसीलिए u v की मदद से हम x y के मान कैसे याद करेंगे। हमने यहाँ जो सब्सटीट्यूशन किए थे, जो प्रतिस्थापन किए थे, वह किए थे 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो हमें यहाँ u की जगह u का मान रख लेना है। 1/x बराबर u का मान हमें मिला 1/18 और यहाँ v का मान हमें मिला है 1/36। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x का मान 18 और यहाँ y का मान 36।
ये जो x और y थे यही हमने माने थे क्वेश्चन में। हमने माना था एक अकेली महिला द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय बराबर x दिन, और x का मान हमें मिल गया है 18, तो हमें यहाँ आंसर मिल जाता है। तो आप यहाँ लिख करके बता देंगे, अतः एक अकेली महिला द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय बराबर 18 दिन। और यहाँ दूसरी लाइन में एक अकेले पुरुष द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय बराबर 36 दिन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और बाकी जितनी भी यात्रा बची है, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो वह रेलगाड़ी से जाती है और बाकी बची हुई यात्रा वह बस से करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जाए और बाकी की जितनी भी दूरी बची है वह उसे बस से पूरा कर ले, तो उसे पहले वाले समय से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो हमें पता करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है और बस की चाल कितनी है। तो जो हमसे पूछा गया है वही हम मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि हम अपनी पहली स्थिति को देख लेते हैं तो स्थिति 1 के हिसाब से वह 60 किलोमीटर जाते हैं रेलगाड़ी से। यहाँ पहली लाइन में कुल दूरी बताई गई है, कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर है, उसका इस्तेमाल हमें करना है शेष दूरी में निकालने के लिए। तो पहली लाइन हम यहाँ से मान करके चलेंगे, जो पहली स्थिति है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाते हैं, तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, तय दूरी बराबर है 60 किलोमीटर। तो यदि हम बस द्वारा तय दूरी ज्ञात करेंगे तो बस द्वारा तय दूरी बराबर कुल दूरी थी 300 किलोमीटर, उसमें से 60 किलोमीटर वह जा चुके हैं रेलगाड़ी से, तो अब वो बच जाते हैं 240 किलोमीटर जो कि उन्हें बस से जाने हैं। अब हम साथ में निकाल लें इनका समय, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दूरी के साथ में समय और दिया गया है कि वह 4 घंटे लेते हैं या 10 मिनट अधिक लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से तय दूरी है 60 और रेलगाड़ी की चाल बराबर है हमारे पास x, समय बराबर दूरी बटे चाल वाले फॉर्मूले से। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं बस द्वारा कितना समय लगा है। तो बस से जो हमने दूरी तय की है वह है 240 किलोमीटर और जबकि बस की जो चाल है वह है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जब वह 60 किलोमीटर जाते हैं रेलगाड़ी से और शेष जाते हैं बस से, तो उन्हें 4 घंटे का समय लगता है और हमारे हिसाब से जो समय लग रहा है वह है 60 बटे x प्लस 240 बटे y। इतना समय उन्होंने लिया रेलगाड़ी से जाने में और इतना लिया बस से जाने में, और कुल मिलाकर के उन्हें लग जाते हैं 4 घंटे। तो यह हो जाती है हमारी समीकरण 1। साथ ही आप देखें तो यहाँ 4 कॉमन भी ले सकते हैं। 4 का भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 15 बार जाएगा। यहाँ 4 का भाग करेंगे 4 छंग 24, 60 बार जाएगा, बराबर में 4 एकम 4। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम अपनी स्थिति 2 को भी बना लें। तो स्थिति 2 के हिसाब से तो क्वेश्चन में जो स्थिति 2 दी गई है वह हमें दी गई है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाते हैं और बाकी यात्रा बस से करते हैं। तो फिर से हम ऐसे ही लिख करके इन सारे मानों को निकाल लें कि रेलगाड़ी से उन्होंने कितनी दूरी तय की है और बस से कितनी दूरी तय की है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर, इस बार वह जा रहे हैं रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर, तो बस से कितनी दूरी वह तय करेंगे, बस द्वारा तय दूरी बराबर कुल उन्हें जाना था 300 किलोमीटर, जिसमें से 100 किलोमीटर वह चले गए रेलगाड़ी से, तो कुल मिलाकर के बचे अब 200 किलोमीटर। अब हम रेलगाड़ी का समय निकाल लें कि रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर यात्रा कराने में कितना समय लिया। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया समय बराबर वही फॉर्मूला है, दूरी कितनी चले 100 किलोमीटर बटे चाल कितनी है रेलगाड़ी की x। इसी तरीके से बस द्वारा लिया गया समय, बस से हम दूरी चल रहे हैं 200 किलोमीटर और उसकी चाल है y। तो इस तरीके से दोनों का समय हमारे पास आ जाता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाते हैं
और शेष यात्रा वह बस से करते हैं तो उन्हें पहले वाले समय से 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले वाला समय अर्थात 4 घंटे, अब उन्हें लग रहे हैं 4 घंटे 10 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे और 4 घंटे 10 मिनट के बराबर इन्हें रख लेंगे। तो हमारे पास है 100/x प्लस 200/y बराबर में 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे प्लस 10 मिनट को भी हम बदल लें घंटे में। 10 मिनट में हमने 60 का भाग कर लिया है तो ये हमें बदल करके दे देंगे घंटे में। 0 से 0 काट लें यहाँ। यदि इनका लैसे लेकर के हल करेंगे तो 6 चौक 24 और एक 25, 25/6 हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ 25 कॉमन भी ले लें हर एक मान से, तो यहाँ हमें मिलेगा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25। तो यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए फिर से हमें वही रिड्यूसिबल मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि x और y अब यहाँ अपॉन में आ रहे हैं, इनकी घात अभी यहाँ 1 नहीं है। तो पहले इन्हें हमें रेखिक समीकरणों में बदलना है, उसके बाद इन्हें हल करके बताना है, जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम यहाँ 1/x बराबर u रख लेंगे और 1/y बराबर v रख लेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 से इन्हें बदल करके देखें तो समीकरण 1 से हमें बदल करके मिलेगा 15, 1/x की जगह u हो जाएगा, प्लस 60/y है तो 60 गुणा v बराबर में 1। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से समीकरण 2 को भी हम बदल लें तो समीकरण 2 के हिसाब से हमें मिलेगा 4 गुणा 1/x की जगह हमने लिख लिया u, प्लस 8 गुणा 1/y की जगह v बराबर में 1/6। साथ ही साथ इस 6 को भी उस तरफ पहुंचा दें तो 6 चौक 24u प्लस 48v बराबर में 1। यह हो जाती है समीकरण नंबर 4। इसके बाद फिर से इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और u और v के मान ज्ञात करके बताने हैं। आप इन्हें खुद से हल कर सकते हैं और जब आपको u और v के मान मिल जाएंगे तो फिर आप इन्हें x और y में बदल करके बता देंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हमने इस क्वेश्चन को आपको यहाँ तक करके बताया है। इसके बाद आप किसी भी विधि से, जो भी विधि आपको अच्छे से आती है, इन दोनों समीकरणों को हल करके बताएंगे और बाद में u और v के मान मिलने जाने पर इन्हें x और y में बदल करके बता देंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ जो आंसर मिलने वाले हैं वह मिलेंगे u का मान 1/60 और v का मान 1/80, जब आप इन दोनों समीकरणों को हल करके बताएंगे। तो जब आप यहाँ u और v निकाल लेंगे तो आपने मान रखा होगा 1/x बराबर u और u का मान आपको मिल चुका है 1/60। त्रिगुणा करने पर आपको मिल जाएगा x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से 1/y को हमने माना था v, लेकिन अब v का मान हमें मिल गया है 1/80। फिर से त्रिगुणा करने पर y का मान हमें मिल जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारे आंसर होंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर x अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर प्रतिकूल चली जाती है और 44 किलोमीटर अनुकूल दूरी तय करके आ जाती है। साथ ही दूसरी बार में यदि वह 13 घंटे में चले तो 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल दूरी तय करती है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करती है। तो हमें पता करना है कि यहाँ जो नाव चल रही है उसके लिए नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी है तथा वह जिस नदी में जा रही है उसके लिए उसकी धारा की चाल कितनी है। तो फिर से हमें वही मानना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आप हमेशा याद रखें कि धारा की चाल सदैव हम बाद वाला चर मानते हैं, जिससे कि हमारी दूसरी समीकरण बनाने में जो प्रतिकूल वाली स्थिति है उसे बनाने में हमसे गलती ना हो, क्योंकि जो धारा की चाल होती है वह हमेशा नाव की चाल से कम ही होती है। धारा की चाल कभी ज़्यादा नहीं होती है नाव की चाल से। जब भी हम किसी नाव को तैरा रहे हैं, किसी भी पानी पर नाव चला रहे हैं, तो वह धारा की चाल से ज़्यादा ही गति से चलती है। तो हम मान लेंगे पहली बार में, माना नाव की स्थिर जल में चाल। मानने को आप स्थिर धारा की चाल को ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आपको जो प्रतिकूल चाल निकालनी है उसके मान को निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। उस बात को हम बता देंगे जब आप निकाल रहे होंगे प्रतिकूल वाला मान x किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ ही हम मान लेते हैं धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यदि हम धारा के अनुकूल चाल को यदि देखें तो धारा के अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल का मतलब है अब हमें धारा की दिशा में ही जाना है, तो इसका मतलब है धारा हमें मदद करने वाली है, इसीलिए हम लिखेंगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल यदि हम जा रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है वह बराबर होती है नाव की चाल कितनी है उसमें से घटा दी जाती है धारा की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, यदि आप क्वेश्चन में धारा की चाल को x मान लेते हैं और नाव की चाल को y मान लेते हैं तो यहाँ आपको x - y नहीं लिखना है, फिर हमेशा फॉर्मूला होता है प्रतिकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो फिर आपको यहाँ बदल करके मिलेगा y - x, ना कि x - y। x + y और y + x में तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है सदैव नाव की चाल में से ही धारा की चाल को घटाया जाता है। अब हम ले लेते हैं अपनी स्थिति नंबर 1। स्थिति 1 में हमें दिया गया है कि एक नाव 10 घंटे में, तो समय दिया है 10 घंटे कुल मिलाकर के, जबकि वह प्रतिकूल जा रहे हैं 30 किलोमीटर और अनुकूल जा रहे हैं 44 किलोमीटर। तो यदि हम 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में समय निकाल लें और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में समय निकाल लें और उन दोनों को जोड़ करके 10 घंटे के बराबर रख दें तो हमें अपनी पहली समीकरण मिल जाएगी। तो वही काम हमें करना है। स्थिति 1 के अनुसार धारा के प्रतिकूल हमें जाना है 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, समय के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हमें जानी है 30 किलोमीटर, साथ ही हमें जाना है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल के लिए चाल है x - y। इसी तरीके से हम निकाल लें 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, फिर से वही फॉर्मूला दूरी बटे चाल, अनुकूल के लिए अब चाल है x + y। यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहली स्थिति में इन दोनों दूरियों को तय करने में हमें समय लग रहा है 10 घंटे, तो इन दोनों समय को हम जोड़ लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उन्हें बराबर रख लेंगे 10 घंटे के बराबर में 10 घंटे, यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम अपनी स्थिति 2 की बात कर लेते हैं। स्थिति 2, स्थिति 2 के अनुसार आप देखेंगे स्थिति 2 में दिया है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना है और 55 किलोमीटर अनुकूल, और उस समय को जोड़ करके बराबर रख देना है 13 घंटे के। तो इसी काम को हम कर लेते हैं। पहले निकालेंगे धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में लगा समय, बराबर होगा 40 बटे x - y, और साथ ही हमें जाना है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो इस समय को भी निकाल लें। धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय, बराबर होगा दूरी है 55 किलोमीटर, जबकि हम अनुकूल जा रहे हैं तो चाल लेंगे x + y। फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में तथा 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में कुल मिलाकर के हमें लग जाते हैं 13 घंटे, तो यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। फिर से ये जो हमें समीकरणें मिली हैं वह रेखिक समीकरणों के रूप में नहीं मिली हैं, बल्कि हमें इन्हें सबसे पहले रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल लेना है, फिर उन्हें सॉल्व करके हमें बताना है, जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल मेथड। तो उसी मेथड के हिसाब से फिर से हमें यहाँ कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करना है कि ये जो समीकरणें हैं वह रेखिक समीकरणों के रूप में बदल जाएँ। तो 1 बटे x - y और 1 बटे x - y हमें यहाँ मिल रहा है एक जैसा, 1 बटे x + y और 1 बटे x + y वाली टर्म भी हमें यहाँ एक जैसी दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ रखेंगे 1 बटे x - y बराबर u, साथ ही 1 बटे x + y बराबर v रख लेने पर। तो यहाँ हमें समीकरण 1 जो है वह बदल करके मिल जाएगी। समीकरण 1 से 30 गुणा 1 बटे x - y को हमने बदल दिया u में प्लस 44, 1 बटे x + y को हमने बदल दिया है v में बराबर में 10। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से समीकरण 2 को यदि हम बदल लेते हैं तो समीकरण 2 को बदल लेने पर 40u
प्लस 55b बराबर में 13। यह हो जाती है समीकरण नंबर 4। फिर से इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और u और v के मान ज्ञात करके बताने हैं। फिर उसके बाद इन दोनों समीकरणों की मदद से आपको यहाँ एक और बार समीकरणें मिलेंगी, उन्हें हल करके आपको x और y के मान ज्ञात करने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में रिड्यूसिबल मेथड बता चुके हैं, तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख करके आप अपने सारे डाउट्स कैसे इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करना है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो आगे का काम आपको यहाँ खुद करना होगा, कैसे आपको x और y फाइंड आउट करने हैं रिड्यूसिबल मेथड से। यहाँ आपको आंसर मिलने वाले हैं x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद यहाँ मान रख लेने पर आपको x और y के मान मिलने वाले हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ हमने माने थे नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर x अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स। और अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।